नमस्कार। आखिरकार चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी। 3 चरणों में चुनाव होंगे और सबसे अच्छी बात कि जो दशहरा और दिवाली के बीच में जो 20 दिनों का अंतराल होता है, उसी अंतराल के बीच ये तीनों चरण के चुनाव होंगे और 10 नवंबर को परिणाम भी आ जाएंगे। यानी कि परिणाम आने के बाद जब 14 नवंबर को दिवाली आएगी तो उनके तो बल्ले बल्ले होंगे। तो एक तरह से चुनाव प्रक्रिया की शुरुआत हो गई। आचार संहिता लागू हो गया पूरे बिहार में और आचार संहिता लागू होते ही शासन की पूरी बागडोर अब चुनाव आयोग के हाथों में होगी, सारी कमान। तो निश्चित तौर पर ये जो दौर होता है अधिसूचना जारी होने के बाद और जो आचार संहिता लागू होता है, तो उसमें कई तरह के नियमों का पालन आम नागरिकों से लेकर अधिकारियों तक को करनी पड़ती है। कई बार शिकायत मिलने पर अधिकारियों का तबादला भी कर दिया जाता है। तो ऐसे में कोरोना के इस काल में ये पहला चुनाव हो रहा है बिहार में। इतना बड़ा चुनाव आयोग के मुताबिक 70 से अधिक देशों ने कोरोना की वजह से अपने यहाँ चुनाव टाल दिए हैं, लेकिन भारतीय चुनाव आयोग ने बिहार में चुनाव कराने का फैसला किया है। तमाम एहतियात बरतते हुए कोरोना की सारे गाइडलाइन का पालन करते हुए ये चुनाव संपन्न कराया जाएगा और उसमें मुख्य जो उद्देश्य होगा मतदान कर्मियों की सुरक्षा और मतदाताओं की सुरक्षा, ताकि कोरोना ना फैले। और हाँ, कोरोना के मरीज जो होंगे वो भी चुनाव अपना मतदान कर सकेंगे। उनके लिए आखिरी घंटे में यानी कि 5 से 6 बजे के बीच में वो अपना मतदान कर सकेंगे। तो मैंने कहा कि आचार संहिता लागू हो गया है और आज जिस तरीके का दृश्य पटना में देखने को मिला, कृषि अध्यादेश के विरोध में जो प्रदर्शन हुए पटना में और बिहार के कई अन्य हिस्सों में, हालांकि एक तरह से देखें तो इसमें किसानों की भागीदारी नगण्य थी। किसान इसमें नहीं दिख रहे थे, इसमें राजनीतिक दल दिख रहे थे और वो भी इसलिए क्योंकि बिहार में चुनाव है। जहाँ तक कृषि अध्यादेश का जो कानून पास हुआ है, उसमें यूँ कहें तो बिहार के किसानों का कोई खास लेना देना नहीं है। जिस तरीके से मंडियों की बात की जा रही है, तो मंडी में अनाज बेचना अब अनिवार्य नहीं है जैसा कि अध्यादेश में दिया गया है, लेकिन बिहार में मंडी सिस्टम 2006 में, जिसे बाजार समिति के नाम से जाना जाता था, उसे बंद कर दिया गया। बाजार समिति अब अस्तित्व में नहीं है और 2006 से ये व्यवस्था की गई कि किसान चाहे जहाँ चाहे जिससे चाहे अपना अनाज बेच सकते हैं। और ये उस समय कदम उठाया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। उन्होंने कल भी कहा कि मंडियों में किसानों का शोषण होता था, इसलिए हमने बाजार समिति को बंद किया और ये जो बिल है वो किसानों के हक में है। लेकिन विपक्षी दल इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। तेजस्वी यादव ने आज ट्रैक्टर चलाकर इसका विरोध किया। उनके साथ 225 ट्रैक्टर आगे पीछे चल रहे थे, वो खुद ट्रैक्टर ड्राइव कर रहे थे। तो एक विरोध करने का उनका तरीका था। हालांकि किसान का ना होना, किसान की भागीदारी ना होना इस आंदोलन में, ये एक तरह से कहा जाए कि चुनावी मुद्दा बनने में एक बड़ी बाधा है। इसमें जब तक किसान शामिल नहीं होते हैं और विपक्ष की सारी कोशिशें हैं कि इस किसान के मुद्दे को, कृषि अध्यादेश को लेकर एक मुद्दा बनाया जाए। और जिस तरीके का आज बंद का मिला जुला असर दिखा, कहीं तो बिल्कुल असर नहीं था, कहीं थोड़ा बहुत असर था,
रोड जाम किए गए कई जगह पे। और लेकिन सबसे बड़ी घटना जो हुई वो पटना में हुई, जहां जन अधिकार पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के पटना स्थित कार्यालय गेट के बाहर तोड़फोड़ की और पोस्टर फाड़े, और इसके एवज में दोनों पक्षों के बीच में ज़बरदस्त मारपीट भी हुई। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये कहीं से भी इसको उचित नहीं माना जा सकता है, और किसी भी प्रतिद्वंदी राजनीतिक दल के दफ्तर में जाकर इस तरह से हंगामा करना वो लोकतंत्र का हिस्सा नहीं है। आपको प्रदर्शन करना है, आप सार्वजनिक जगह पे कहीं भी जाकर कर सकते हैं। और पोस्टर फाड़ना, पप्पू यादव की पार्टी जन अधिकार ने पिछले साल जब पटना बुरी तरह से जल जमाव से प्रभावित था, उस समय पप्पू यादव का काम काफ़ी लोगों ने पसंद किया, और जिस तरीके से उन्होंने लोगों को मदद पहुंचाई वो काबिले तारीफ़ रहा, और उनके सामने कोई भी नेता टिक नहीं पाया था पिछले साल। लेकिन ये आचरण कहीं से भी उनकी पार्टी के लिए उचित नहीं है, लाभदायक नहीं है, और इससे बचने की कोशिश करनी चाहिए। ख़ास तौर पर ये चुनाव का समय है। दूसरी तरफ मैंने कहा कि आचार संहिता, ये घटनाएं जो हैं वो आचार संहिता लागू होने के ठीक पहले की है, लेकिन आचार संहिता लागू होने के बाद अगर इस तरह की घटना होती है तो प्रशासन, सरकार इस पर कड़े से कड़े कदम उठा सकती है और काफ़ी कड़ी कार्रवाई भी कर सकती है। तो कुल मिलाकर ये देखने की ज़रूरत है कि आचार संहिता अब लग चुका है, और आचार संहिता के नियमों का पालन करना हर एक नागरिक का कर्तव्य है। और इसी को ध्यान में रखकर अब चूँकि बहुत सारी धरपकड़ और पुलिस गतिविधि, प्रशासनिक जो गतिविधियां होती हैं वो भी तेज़ होंगी। सड़कों पर चलने वाले, बिना मास्क वाले, ये तमाम तरह के नियम जो पहले लगाए गए थे उसका पालन नहीं करने पर भी जब कोई कार्रवाई नहीं होती है, अब कार्रवाई हो सकती है। तो इस तरह की एक परिवर्तन आ जाता है चुनाव आयोग के जिम्मे आते ही। प्रशासन पूरी तरह से चुनाव आयोग के जिम्मे आ जाएगा तो जो सारा सिस्टम है वो काम करना शुरू कर देता है, और चुनाव को ध्यान में रख के, चुनाव की सुरक्षा को देखते हुए शांतिपूर्ण निष्पक्ष चुनाव हो, इसके लिए पूरा ध्यान लगा रहता है। और सबसे बड़ी बात कि बिहार में मतदाताओं का जो प्रतिशत है, मतदान का जो प्रतिशत है वो बहुत आगे नहीं जा पाता है। पिछले विधानसभा चुनाव में 56% के आसपास था, और इस बार कोरोना का संक्रमण काल है तो बताया जा रहा है कि और कम ही होगा। लेकिन उम्मीद जताई जानी चाहिए कि उस समय तक स्थिति कुछ और सामान्य होगी, क्योंकि कोरोना में काफ़ी हद तक रिकवरी रेट बहुत अच्छा है बिहार का, राष्ट्रीय औसत से बहुत आगे है, और कई राज्यों से बहुत आगे है रिकवरी रेट में। तो उस समय स्थिति और बेहतर हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतदान कर सकें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।